इसलिए कि अब मेरी राह में कोई रुकावट नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि सारा कहीं जा चुकी है और अब मैं खुद को तुम्हारी मंजिल से करीब तर महसूस कर रही हूँ। नहीं, ये खुद गर्जी है। तुम्हें सारा के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है शुमाइल, और तुम तो जानते हो कि मैंने किस तरह तुम्हारी मोहब्बत को अपने अंदर परवान चढ़ाया है। नहीं, तुम मुझे बार बार क्यों इम्तिहान में डालती हो? इम्तिहान तो मैं भी दे रही हूँ शुमाइल। न जाने कब से ऐसी आग में जल रही हूँ जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं हो सका। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें हासिल हो जाऊंगा? मोहब्बत नफा और नुकसान के चक्कर में नहीं पड़ती शुमाइल। इसका काम तो अपना फर्ज अदा किए जाना है, और मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। नैनी, तुम ख्वाब देख रही हूँ शुमाइल, और ख्वाब देखने वाले तो पागल होते हैं। पता नहीं आने वाला दिन अपने दामन में क्या लेकर आता है, लेकिन इस वक्त तो मुझे सिर्फ सारा की फिक्र है। न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। डोंट यू वरी, वो जहां भी होगी ठीक ही होगी। बहुत खूबसूरत गांव था हम लोग का। एक तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ था, दूसरी तरफ झील था। सर्दियों के दिनों में पहाड़ों पर बर्फ हर तरफ बिखर जाता था। मैं और पलवश शाह साथ खेला करते थे और कहानियां सुनाया करते थे। पलवश शाह कौन थी? हमारा पड़ोस में आजम खान साहब का सबसे छोटी बेटी था। अभी कहाँ है वो? जब वो 11 साल का था तो कराची आ गया। उसके बाद पता चला कि इधर जापान शिफ्ट हो गया। तो फिर? अब हम उसी का तलाश में इधर जापान आया है। अब समझी। लेकिन यहाँ क्यों आए? ये जो दिल होता है ना, इसके मामलात बहुत अजीब होता है। उधर इधर भटकाता फिराता है। क्या तुम्हें यकीन है आसिफ कि वो तुम्हें मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। हमने उससे मोहब्बत किया है और हमारा यकीन है कि हमारा सच्चा मोहब्बत होगा तो वो हमको जरूर मिलेगा। तुमने तो मुझे उलझा दिया है आसिफ। क्यों? तुम क्यों उलझ गया? बस यूं ही तुम्हारी वजह से आसिफ। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारी इस तलाश का अंजाम क्या होगा। सारा वो हमको जरूर मिलेगा, और जिस दिन हमको मिलेगा ना तो हम उसको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा और बताएगा कि ये वो लड़की है जिसका तलाश में हम इधर जापान आए हैं और जिसका मोहब्बत हमको उतना दूर से इधर लेकर आया है। फर्ज करो अगर वो तुम्हें ना मिल सकी तो? नहीं सारा, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं और सोचना भी नहीं चाहता। अब ये बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं? वही जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। हमें मल्होत्रा के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। राजी, तुम इस काम को इतना आसान समझ रहे हो? यस। जरगाम जब हम बच्चों और भाभी को यहां से भेज देंगे
तो फिर ये बात हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी होगी है। नहीं शिराजी, नहीं, हमें किसी और अंदाज से उस पर हाथ डालना। जरगाम, इसमें किसी और अंदाज से क्या बात है? इसके बाद भी बहुत कुछ है। अगर हमने डायरेक्ट कार्रवाई की तो वो भी हमारे खिलाफ एक्शन लेगा। तो क्या मतलब है? खौफजदा हो जाए उससे? नहीं नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। दरअसल इस तरह खून खराबा होगा, और मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जाए यहां के कानून और उसूलों को मद्देनजर रखकर किया जाए। जरगाम, ये तो मोहतात रहने वाली पॉलिसी होगी ना? हाँ, तुम खुद देख लो, इसी पॉलिसी ने हमें यहां मुअज़्ज़िज़ बना के रखा हुआ है। इदारे हम पर एतमाद करते हैं और हम उनके एतमाद पर पूरा उतरते हैं। लेकिन जरगाम, ये मत भूलो कि कभी ना कभी हमें ब्लास्ट होना है। हाँ, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज से। शिराजी, हमें अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाना होगी। अब मैं उस कमीने को बताऊंगा कि मैं कौन हूं और मेरी हैसियत क्या है। सर, आप अपने लिए बहुत खतरा मोल ले रहे हैं। खतरा तो है, लेकिन मैं तौहीन करने वाले को माफ नहीं करता। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया? अपना आदर्श धर्म का सौदा किया। मुझे क्या मिला? चिड़कियां, जिल्लत। अब मैं बताऊंगा उसको कि दबोदार चीज क्या है। मेरा मशवरा है सर कि आप जो कुछ भी करें हाथ पांव बचा कर करें। तुम फिक्र ना करो, मैं कल मिल लूंगा जरगाम से। शराफी, हमारे पीछे इनका ख्याल रखिएगा। आप फिक्र न कीजिए। चलिए अभी जान, गाड़ी में सामान रखवा दीजिए। मेरा ख्याल तुम लोगों को एयरपोर्ट के लिए रवाना होना चाहिए, जहाज का वक्त हुआ चाहता है। मगर बाबा जानी, क्या आप हमारे साथ एयरपोर्ट तक नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, नहीं, मेरा और शिराजी का जाना ठीक नहीं है। हम लोग नजरों में आ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। देखिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं इसीलिए तो भेज रहा हूं कि अपना ध्यान रख सकूं। पापा, आप प्रॉमिस करें कि हमारे पास जरूर आया करेंगे। अरे बेटा, हम तुम्हें भूल सकते हैं? नुज़रत, तुम भी जरा अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी अच्छा। बाबा जानी, हम एक शर्त पे जा रहे हैं। मेरी जरूरत अगर आपको पड़े तो आप मुझे फौरन कॉल कर दें। क्यों नहीं बेटा, मेरा ख्याल आप लोग रवाना हो जाएं, वक्त से पहले पहुंचे एयरपोर्ट तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। चलो बेटा, मैं आ रहा हूँ। आओ बेटा। ओके पापा। गॉड ब्लेस यू। बाबा जानी, अरे अरे अरे, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। जरगाम, बैठो। आपने अपना ख्याल रखना, याद रहे आपने अपना ख्याल रखना। अंकल, आपने इनका ख्याल रखना। बेफिक्र हो। ओके दानिश, थैंक यू। हैव अ नाइस जर्नी, टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ बढ़ते जाओ बस।
हाँ उसे कामयाब होना है। ठीक है बात। सर, मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर सूचना लेके आया हूं। बोलो राजेश बोलो, अच्छी खबर सुने, एक समय बीत गया है। जरगान और शिराजी के परिवार वाले यहाँ से चले गए। पागल हो गए राजेश, ये अच्छी खबर नहीं है, बहुत बुरी खबर है। घर वालों को भेज के वो अब बहुत बेफिक्री से हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। ओह, इस पे तो मैंने विचार ही नहीं किया था। तो विचार किया करो ना, बुद्धि इस्तेमाल किया करो अपनी। यूं समझो उन्हें हमारे खिलाफ अब फ्री हैंड मिल गया। इसका मतलब तो ये कि सर ये कोई अच्छी सूचना ना हुई। फिक्र न करो, मल्होत्रा ने ऐसी बातों की कभी परवाह नहीं की। उसकी निगाहें हमेशा सामने रहती। अच्छा, हाँ, नहीं, तुम लोग वापस आ जाओ, वो खुद ही उसे संभाल लेगा। राजेश, कुछ देर बाद मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगा, और वो वाकई एक अच्छी खबर होगी। वो क्या सर? दमोदार के बारे में। हेलो, क्या दमोदार का मर्डर हो गया? ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। ओह सो सैड। तुम लोग ऐसा करो कि फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो इमीडिएटली, और देखो दूसरों को कॉल कर दो, मैंने मीटिंग बुलाई है, फौरन हेडक्वार्टर पहुंचे। ओके बाय, हरी अप प्लीज। सलाम से। कैसे है फिरोज? अरे सेठ, हमारा तो काम ही है, आप जैसे बड़े लोगों को जाकर ना सलाम करना।
फिरोज फिरोज, काम की बात करो, काम की। काम का ही बात कर रहा हूँ सेठ। आजकल हमारा हालात बहुत खराब हो गया है, कुछ साथ देने को भी तैयार नहीं है। 2 वक्त का रोटी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अरे सेठ, हमारा क्या हरकत हो सकता है? जिंदा रहने के लिए इधर हाथ मारता है, कभी इधर हाथ मारता है। जब थक जाता है तो फिर सलाम करने आ जाता है। सलाम सेठ। फिरोज आजकल बहुत मुश्किल में। अच्छा, जाओ जाके अकाउंटेंट से मिलो। सेठ, अल्लाह आपका भला करे। अगर आप जैसे लोग इधर नहीं हुए ना तो सेठ, प्रदेश में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाओ जाओ, शाबाश। शुक्रिया। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी खबर है ये, और चाणक्य की सौगंध, युगों के बाद कोई अच्छी खबर सुनी है। हाँ, मेरा ख्याल है पहुंचने ही वाला होगा वो। ओके ओके। राजेश, जानते हो क्या खबर है मेरे पास? आप ही बताएं। आसिफ ने इस धरती को दमोदार के पापों से मुक्त कर दिया है। ये कंफर्म न्यूज़ है? 100% कंफर्म। वेलकम माय बॉय आसिफ, वेलकम वेलकम। आपको मल्होत्रा साहब खबर तो मिल गया होगा। खबर मिल गई है, तभी तो इतना खुश नजर आ रहा हूं आसिफ। थैंक यू। तो दमोदार के पापों की कहानी बिल्कुल खत्म हो गया। राजेश, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली सर, नो डाउट अबाउट इट। आसिफ साहब तो एक महान इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। सो नाउ लेट अस सेलिब्रेट। कौन है भाई? डॉक्टर साहब, आप? हाँ हाँ, ठीक है। मैं मरा नहीं, बच गया। भगवान की कृपा है। पर बात, मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ पना चाहिए। लेकिन सर, आप तो खुद पुलिस के आदमी हैं। तुम नहीं जानते पर बात, जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं भी उनके सामने आना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे पना दोगे? सर, ये आपका घर है, आप यहाँ आराम से रहें, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम अपनी आंखें खुली रखना और देखते रहना कि कौन कौन लोग मंडला रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल चौकस रहूंगा। हाँ, तुम भाई को जानते हो ना, वो एतबार का आदमी है। उसे तुम यहां ले आना, लेकिन लाने से पहले उसे ना बताना। ठीक है, आप आराम करें, मैं अपनी चाय बना के लाता हूं और उसके बाद मैं आपका कमरा सेट कर देता हूं। ये एमएक्स कारपोरेशन की फाइल्स हैं। इनमें वो तमाम एग्रीमेंट्स हैं जो हमने दूसरी कंपनी से किए। बाबा जानी, ये आप मुझे क्यों दे रहे? इसलिए ताकि ये सब कुछ तुम्हारी नॉलेज में रहे। अब दानिश तो यहाँ है नहीं, बाकी काम तुम्हें ही संभालना है। लेकिन बाबा जानी, आपके होते हुए मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत है। नफरतों के इस सैलाब में नागहानी आफतों का मुकाबला करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमें एक सेकंड मैन की हर वक्त जरूरत है। सेकंड मैन। बाबा जान, क्या आप दानिश वगैरह को वापस नहीं बुलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बस जरा हालात नॉर्मल हो जाएं। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा मैंने उन्हें क्यों बाहर भेजा। हाँ बाबा जान, शायद आपने उन्हें प्रोटेक्शन के लिए भेजा। ठीक समझा है तुमने। मल्होत्रा की वजह से सूरत हाल खराब होती जा रही है।
मकामी पुलिस प्रिकॉशन लेने लगी है। पुलिस चीफ ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया। क्यों बाबा? उनका कहना भी ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होने वाली गड़बड़ में हम सभी इन्वॉल्व हैं। समझ गया मैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ, बस तुम हालात पर नजर रखो और तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी जाए उन्हें पूरी करने की कोशिश करो। ठीक है। ये तमाम फाइलें अपनी कस्टडी में रख लेना, बहुत एहतियात के साथ। Can't believe it! इतने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। आखिर तुम हो कहाँ? इसी शहर में हूँ नैनी, और इतने दिनों के बाद मैंने तुमसे ही राब्ता किया है। पता है हम सब तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। कोई बात नहीं नैनी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें ही फोन किया है क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? खैरियत तो है। हाँ, बस तुमसे कुछ बातें करनी है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है। पता नहीं कैसे कैसे खदशात थे तुम्हारी तरफ से। सब ठीक है नैनी, तुम बस मुझसे मिल लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन प्लीज नैनी किसी को भी मेरे बारे में कुछ मत बताना। लेकिन ये मुलाकात होगी कहाँ? हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ उस्मा की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तर्ज जिंदगी भी कितनी मुख्तलिफ हुआ करती है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात है। कल्चर के चेंज हो जाने से सारी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। अब देखो ना, वहाँ जापान में कदरें कुछ और थी और यहाँ अमेरिका में कुछ और। हाँ, यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा जिंदगी तेज रफ्तार और जल्दबाज है। देख रहा हूँ मैं ये सब कुछ कि हर शख्स कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है वक्त पर या वक्त से पहले। ये तो है, और जिंदगी इसी का नाम है दानिश साहब। खैर छोड़ें, आप चाय तो पीजिए। तुम्हें कोई तब्दीली नहीं आई। कैसी तब्दीली? वही मशरकी बीवी, खिदमत करने वाली। भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, चाहे मैं जहां भी रहूं मैं इसी तरह रहूंगी। हाँ, ये तो है। उस्मा बेटा। जी अम्मी जान। बेटा मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता मैं आपको अकेले जाने दूं। अगर आप कहीं इधर उधर हो गई और रास्ता भूल गई तो? दानिश बेटा, देखा मेरी बेटी को मेरा कितना ख्याल है। हाँ देख रहा हूँ अम्मी जान, और ये भी देख रहा हूँ कि अब आपको बेटे का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ बहू का ख्याल है। जाहिर है मेरी बहू इतनी प्यारी जो है। मिस्टर भाई, मुझ पे बड़ा कठिन वक्त आ गया। मैं जानता हूँ थमोदार साहब, आप परेशान ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम मेरे बड़े भरोसे के आदमी हो मिस्टर भाई, और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। आप हुक्म दें, मुझे क्या करना है। तुम्हें सब पे निगाह रखनी है, और तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि मेरी मौत की खबर के बाद क्या हुआ है। हर तरफ खुलबली मची हुई है। असल खतरा मल्होत्रा वगैरह से है। ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मल्होत्रा को भी आपकी मौत का यकीन हो गया होगा। हाँ, वरना उसके आदमी पागलों की तरफ पूरे शहर में मुझे तलाश कर रहे होते। आप कुछ दिन यहीं रहें दमोदार साहब, ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए खबरें लाता रहूंगा। हाँ भाई, इस नाजुक वक्त पर अब तुम ही सिर्फ मेरे काम आ सकते हो। आप बेफिक्र रहें, अगर आपके जहन में कोई बात हो तो बताएं मुझे। अभी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुझे जिंदगी भर यहाँ तो नहीं रहना, आखिर मुझे निकलना ही होगा। बस जो करें अपने आप को बचा कर करें। ठीक है, तुम जाओ, मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है। ओके, चलो।
आप लोग शायद ये नहीं जानते कि आज आप लोगों को यहां आने की जहमत क्यों दी है। चाणक्य की सौगंध इसी तरह मिलने मिलाने से ही मोहब्बत बढ़ती है चीफ। लेकिन कुछ लोग मोहब्बत को नापसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में, इस शहर में मोहब्बत की फिजा कायम हो। आपके ख्याल में वो कौन लोग हो सकते हैं? इसीलिए तो आप जैसे बड़े लोगों को यहां बुलाया है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ऐसे कौन लोग हैं। क्या तुम्हारा इशारा हमारी तरफ है चीफ? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है मिस्टर शिराजी, और शायद सबकी तरफ है। खुलकर बात करो चीफ। इस शहर की फिजा में रात दिन जहर घुलता जा रहा है और आए दिन गैंगवार होती है। आखिर क्यों? बेहतर यह है कि यह मामला आप लोगों पर छोड़ दिया जाए और आप लोग खुद अंदाजा लगाएं और खुद आप मामले को सॉल्व करें। चाणक्य की सौगंध, मैं तो बहुत अमन और आश्ती से रहने वाला इंसान। मुसीबत यह है मिस्टर मल्होत्रा कि कुछ लोग कानून को बहुत कमजोर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि वो हुकूमत और कानून से ज्यादा ताकतवर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये उनकी भूल होती है। हम अभी तक ये नहीं समझ सके कि तुमने हमें क्यों बुलाया। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी मिस्टर जरगाम, सिर्फ इतना कहना है, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं किसी रियायत से काम नहीं लूंगा। मैं फिर वही पूछूंगा चीफ, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? जिसकी तरफ भी है। मैं उसे एहसास दिलाना नहीं चाहता, उसे खुद महसूस कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें। अगर कुछ लोग अमन और अमान की फिजा खराब कर रहे हैं, कम से कम आप लोग तो निशानदेही कर सकते हैं। अरे लक्ष्मू, Yes, yes. Zergam. Come on, Zergam. सारा, आखिर तुम कब तक इस तरह छुपती रहोगी? जब तक ज़रूरत महसूस होगी। वैसे भी ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे इंसान बरसों तक छुपा रह सकता है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बेवकूफ़ हो तुम नैनी। आखिर ये बनवास मैंने तुम्हारे लिए तो लिया है। सारा, आखिर तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? तुमसे नहीं नैनी, हमदर्दी मुझे उस जज्बे से है जिसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने शमाइल के लिए तुम्हारे मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी तरह हासिल कर लो। तो क्या तुम्हारे छुपे रहने से ये मसला हल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि फिर शमाइल मेरी तरफ से मायूस हो जाएगा, और मायूसी इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। एक टूटे हुए इंसान को फिर सहारे की जरूरत होती है, सिर्फ एक सहारे की। उसके बाद वो हमेशा के लिए उसी सहारे का होकर रह जाता है। यानी तुम मेरी मोहब्बत के लिए कुर्बानी दे रही हो? शायद, क्योंकि मैं खुद भी मोहब्बत की कसक से वाकिफ हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये दर्द कितना जानलेवा होता है। सारा, मेरी समझ में नहीं आता कि
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या क्या कहूं? तुम कुछ मत कहो, सिर्फ शुमाइल को हासिल करने की कोशिश करो, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, उसे अपने पास लाने की कोशिश करो और वो तुम्हारे पास आएगा और उसे जाना ही कहाँ है। मगर उसकी मंजिल तो तुम हो। देखो, मैं तो उसकी निगाहों से दूर हो ही गई हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सारा। नहीं नानी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब जाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम। अम्मी, आप इतना कुछ क्यों ले आई हैं मेरे लिए? अपने लिए आप कुछ नहीं लेकर आई। बेटा, तुम लोग बने सवरे रहो ना, यही मेरी खुशी है। मेरा क्या है, मैं तो उम्र के उस दौर में हूँ जहाँ। अम्मी जान, प्लीज आप ऐसी बातें ना किया करें। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। हाँ ठीक कह रही हूँ, मुझे तो बहुत कुछ देखना है, मसलन पोते पोतियाँ वगैरह। अम्मी, वैसे मैं एक बात सोच रही थी। वो क्या बेटा? यही कि हमें बाबा जान और पापा को इस तरह छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अरे बेटा, वो लोग हमारी कब सुनते हैं? तुम्हें तो पता है वो किस मिजाज के हैं। हाँ अम्मी, ये बात तो है। वो दोनों ही ऐसी राहों के मुसाफिर है जहाँ हर वक्त तूफान आते रहते हैं। बस बेटा, एक बात का इत्मीनान है कि शुमाइल वहाँ पर है। शुमाइल उनकी दीवार बन के हिफाजत कर सकता है। जी, और देखे ना, यहाँ पर दानिश भी न जाने कहाँ मसरूफ रहने लगे। अरे बेटा, वो भी बेचैन रूह है, इधर से उधर फिरता रहता है। जाहिर है, आखिर बेटे किस बाप के हैं? हाँ जाहिर है, आखिर तूफान की पैदावार है ना। शुमाइल, मैं मालती बोल रही हूँ। हाँ मालती, कैसी हो तुम? खैरियत तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। वो क्यों? तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त तोहफा है मेरे पास। कैसा तोहफा मालती? मल्होत्रा के खिलाफ बहुत से सबूत आ गए हैं मेरे पास। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है मालती। इसीलिए ही तो बुला रही हूँ, तुम फौरन आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। ओके? यहाँ क्यों आए? मैं आपको देखने दफ्तर गया था, मालूम हुआ कि आप याजुका आए हैं। हाँ, मैं अक्सर यहाँ जाया करता हूँ। एक बात कहूँ बाबा, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। कहो। आपका इस तरह यहाँ आना, मेरा मतलब है हर तरफ यहाँ दुश्मन ही दुश्मन है। तुम ठीक कहते हो, मुझे जरूर एहतियात करनी चाहिए, मगर मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। खैर, तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? पापा, वो सारा का पता चल गया। क्या? कहाँ है वो? आसिफ के कब्जे में। आसिफ? कौन है आसिफ? मल्होत्रा का खास आदमी है, बहुत बहादुर और जियादा। मल्होत्रा उस पर बहुत भरोसा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हरकत मल्होत्रा की है। हाँ बाबा, इससे तो यही अंदाजा होता है। ये कहाँ रहता है ये आसिफ?
मैं उसका पता लेकर आया हूं। ये है उसका एड्रेस। ठीक है, तुम जाओ। ये लो चाय पियो। थैंक यू। वाह, बहुत अरसे के बाद इतना अच्छा पटानी चाय पीने को मिला है। तारीफ का शुक्रिया। नहीं नहीं, ये तारीफ नहीं है। हमको ये नहीं मालूम था कि तुम एक अच्छा जर्नलिस्ट होने के साथ साथ इतना अच्छा चाय भी बना सकता है। आसिफ, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। देखो आसिफ, यादों में और हकायक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अक्लमंदी इसी में है कि यादों से दामन झटक कर आगे सफ़र किया जाए। मगर सारा, बाज़ यादें इतना खूबसूरत और खुशनुमा होता है कि उनसे वाबस्ता रहना ही जिंदा रहने का सबब बन जाता है। हाँ, लेकिन बेहतर यही होता है आसिफ कि सिर्फ उन्हीं यादों को ज़िंदगी ना समझी जाए। तुम बोलना क्या चाहता है? मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। सारा, तुम क्या बताना चाहता है? आसिफ, तुम जिस लड़की की तलाश में जापान आए थे वो मैं ही हूं। सारा, ये तुम क्या बोलता है? हाँ आसिफ, मैं ही हूं। तुमने जिस दिन से मुझे अपने बारे में बताया, उसी दिन से मुझे मेरे और तुम्हारे बचपन की सारी बातें याद आ गई थी। मेरे जहन के पर्दे पर वो सारे मंजर आ गए थे जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे बचपन में। ओ खुदाया, ओ खुदाए पाका, ये कैसा इत्तेफाक? जिंदगी इसी का नाम है आसिफ, साथ चलने वालों को पीछे छोड़ जाता है। हम तो फिर भी खुशकिस्मत है कि इतने अरसे के बाद एक दूसरे को दोबारा देखा है, वरना जो बिछड़ जाते वो फिर बिछड़ ही जाते हैं। लेकिन सारा, देखो हम लोग किस अंदाज से एक दूसरे के सामने आए हैं। तुम किसी और को चाहता है और हम तुम्हारी तलाश में इतना दूर आया है। अगर जिंदगी में इस किस्म के हादसात ना हो तो फिर तकदीर के कैसे कायल होंगे हम। सारा, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या मेरा यहां तक आना बेकार गया? बेकार क्यों हो गया? क्या हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो सकते पहले की तरह?